अगर मैं नहीं बोलूंगी ना तो टाइप कर दूंगी मैं। ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक। देखिए हम, आवाज़ जा रही है ना? हेलो? हेलो? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, आप स्टार्ट करिए। देखिए हम रिसर्च मेथडोलॉजी का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिसर्च मेथडोलॉजी का जो मतलब बेसिक पॉइंट होता है वो यही होता है कि आप रिसर्च कैसे करेंगे, रिसर्च है क्या चीज़, रिसर्च में जितने भी प्रकार के आपके WH वर्ड के क्वेश्चन होते हैं वो आपके रिसर्च का जो होते हैं एक बेसिक पॉइंट होते हैं। व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, मतलब आप जितनी आप रिसर्च अगर करने जा रहे हैं तो आपको एक तरीके से प्रश्न पूछने का तरीका आना चाहिए। ठीक? जितने भी WH वर्ड हैं वो क्या होते हैं, वो रिसर्च का एक बेसिक पॉइंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप रिसर्च की बात कर रहे होते हैं तो रिसर्च के वर्ड में ही छुपा हुआ है री प्लस सर्च। मतलब आप किसी भी चीज़ की क्या करने जा रहे हैं, किसी भी नई चीज़ की आप फाइंडिंग करने जा रहे हैं, आप किसी भी नई चीज़ की क्या करने जा रहे हैं, बिगनिंग करने जा रहे हैं। ठीक? जब आप किसी भी नई चीज़ की बिगनिंग करने जा रहे हैं, किसी भी नई चीज़ को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो आप उसी चीज़ को क्या नाम देते हैं, आप उसी चीज़ को रिसर्च का नाम देते हैं। ठीक? और अगर हम इसके वर्ड से इसकी मीनिंग निकालें, री प्लस सर्च, री का मतलब होता है आप किसी चीज़ को फिर से, री का मतलब होता है किसी चीज़ को बार एंड बार बार, मतलब अगेन एंड अगेन, और सर्च का मतलब क्या होता है, डिस्कवर करना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि रिसर्च का मतलब ये तो होता ही है कि आप किसी नई चीज़ को इन्वेंट करिए, किसी नई चीज़ की डिस्कवरी करिए। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नई चीज़ को ही इन्वेंट करें। अगर कोई पुरानी चीज़ भी खोजी गई है और अगर आप उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं तो वो भी क्या है, एक तरीके की रिसर्च है। ठीक? तो रिसर्च को अगर हम देखते हैं तो बेसिकली उसको साइंस की फील्ड में ज़्यादा महत्व दिया जाता है, आर्ट की फील्ड में थोड़ा उसको, रिसर्च जैसे वर्ड को थोड़ा कम प्रमोट किया जाता है। लेकिन चाहे वो साइंस की फील्ड हो चाहे आर्ट की फील्ड हो, अगर हम दोनों क्षेत्रों में रिसर्च वर्ड को देखें तो वहाँ पर एक टर्म यूज किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक वर्ड अगर किसी भी चीज़ में लगा दिया जाता है तो उसका बेसिक सा मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो रिसर्च मेथडोलॉजी का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हम साइंटिफिक, मतलब हम जो है रिसर्च में, रिसर्च जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसको हम साइंटिफिक तरीके से किस प्रकार से करेंगे। ठीक? तो हमारा जो पहला पोर्शन है वो ये है कि हम समझे कि साइंटिफिक रिसर्च क्या चीज़ होती है। ठीक? तो साइंटिफिक रिसर्च जो होता है, जैसे हमने साइंस की डिफिनीशन हम जनरली पढ़ते हैं कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। ठीक? तो जब हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च का मतलब भी यही होता है कि आप किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से करिए। आप किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी आप डिस्कवरी कर रहे हैं, कोई भी आप इन्वेंशन कर रहे हैं, बस आप उसको क्या करिए, सिस्टमेटिक तरीके से करिए, तो आप उसी को क्या बोलेंगे, साइंटिफिक रिसर्च बोलते हैं। ठीक? अब जनरली जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी की बात करते हैं तब तो ठीक है कि वो हम उसमें साइंटिफिक रिसर्च का नाम दे देते हैं। लेकिन जब हम बिहेवियरल साइंस के सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे साइकोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया, तब ऐसे सब्जेक्ट में हमें साइंटिफिक रिसर्च को एक अलग तरीके से क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे जब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे साइंटिफिक लॉज हैं। उन साइंटिफिक लॉज के बेसिस पे हमें कोई भी, साइंटिफिक लॉज के बेसिस पे हमें कोई भी थ्योरी बनानी है, उस पर एग्जाम्पल सेट करना है, उसी से नई चीज़ें क्या कर लेनी है, इन्वेंट कर लेनी है। लेकिन जब हम आर्ट की फील्ड में आते हैं, जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं, ये हमारे बिहेवियरल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं। इन सब्जेक्ट में हम जो है हमारे पास कोई भी ऐसे ऑथेंटिक रूल नहीं होते कि हम इसी रूल पर चल करके कोई नई चीज़ को क्या कर लें, डिस्कवर कर लें। यहाँ पर हम एक तरीके से, यहाँ पर हम कोई भी डिस्कवरी करते हैं तो हमारे पास जो है केवल प्रेडिक्शन होता है कि 99.9% ये चीज़ करेक्ट है। यहाँ पर हम 100% चीज़ों को नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी हमारा जो वे ऑफ मेथड होता है, हम बोलते हैं कि हम एक साइंटिफिक मेथड से लेकर के चले हैं, हमने
जो है पहले प्रॉब्लम का सिलेक्शन किया, फिर हमने हाइपोथेसिस बनाई, फिर हमने अपने ऑब्जेक्टिव बनाए। मतलब हमने एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके अपने काम को किया है। इसलिए चाहे आर्ट की फील्ड का रिसर्च हो, चाहे साइंस की फील्ड का रिसर्च हो, इसे हम साइंटिफिक रिसर्च का ही नाम क्या करेंगे, देंगे। ठीक। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें मतलब साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड का स्वरूप क्या है। तो जब हम मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और शिक्षा जैसे बिहेवियरल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उनमें भी साइंटिफिक मेथड द्वारा रिसर्च वर्क किए जाते हैं। और हमें सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत सबसे पहले ये है कि साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड क्या है। तो साइंस को समझने के हमारे पास दो व्यूज होते हैं। एक हमारे पास स्टैटिक व्यू होता है और एक हमारे पास डायनेमिक व्यू होता है। स्टैटिक व्यू के अकॉर्डिंग विज्ञान से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से होता है जिसके द्वारा सूचनाओं को क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित किया जाता है और उसी के माध्यम से हम नए नए तथ्यों की खोज करते हैं और वर्तमान तथ्यों में उन्हें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जब हम डायनेमिक एस्पेक्ट की बात करते हैं तो डायनेमिक एस्पेक्ट का मतलब होता है कि हम जो भी जिस भी चीज़ की डिस्कवरी कर रहे हैं उसका फ्यूचर में क्या एस्पेक्ट है। क्या हम जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस समय मतलब टॉपिक बहुत ज़्यादा जोरों पर है, तो हम जो भी डिस्कवरी कर रहे हैं उसका फ्यूचर में उससे कोई बेस तैयार हो रहा है या नहीं, या हम उसको फ्यूचर से लिंक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये साइंस का जो है वो डायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक। मतलब साइंस का मतलब केवल ये नहीं है कि हम केवल बॉडी ऑफ नॉलेज को बढ़ाते जाएं। साइंस का मतलब ये होता है बॉडी ऑफ नॉलेज को बढ़ाने के साथ साथ इसको अप्लाइड एस्पेक्ट में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। ठीक। दूसरी ये तो हमारा साइंस हो गया कि साइंस का मतलब सीधा सा हुआ कि हम किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चाहे वो साइंस की फील्ड हो या फिर आर्ट की फील्ड हो। ठीक। दूसरा हमारा पॉइंट आता है साइंटिफिक मेथड का। ठीक। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि साइंटिफिक मेथड का मतलब उस विधि से होता है जिसके द्वारा वैज्ञानिक अपने विषय वस्तु का अध्ययन एक नियंत्रित परिस्थिति में करता है। नियंत्रित परिस्थिति का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमको सपोज करिए डाटा सिलेक्शन करना है, तो डाटा सिलेक्शन करने के लिए हम जो है ज़्यादातर जो है वो रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग जब करते हैं तो रैंडम सैम्पलिंग करने का पर्पज़ हमारा यही होता है कि हमारा जो ग्रुप हो उसमें सभी प्रकार के बच्चे क्या हों, इन्वॉल्व हों। मतलब ऐसा ना हो कि केवल हम तेज विद्यार्थियों से ही डाटा का सिलेक्शन कर लें या केवल जो है औसत दर्जे के विद्यार्थियों से ही डाटा सिलेक्शन कर लें। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइंटिफिक मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड में एक हम कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर जो है डाटा का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आए उसका हम सामान्यीकरण कर सकें। सामान्यीकरण का क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज करिए कि हमें स्टडी करना है कि ऑनलाइन मेथड का बच्चों की अचीवमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए सपोज करिए कि हमने 100 बच्चों का एक सैंपल ले लिया। 100 बच्चों के सैंपल और सर जी ये नियंत्रित परिस्थिति बोला है तो मतलब अभी बोल रहे रैंडम सैम्पलिंग, तो जी ये तो कंट्रोल कंडीशन में तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, जैसे रैंडम सैम्पलिंग की बात की जाती है तो रैंडम सैम्पलिंग में कंट्रोल्ड कंडीशन इस तरीके से इन्वॉल्व है कि रैंडम सैम्पलिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है मतलब रैंडम सैम्पलिंग में हम जैसे सब उसके लिए स्टूडेंट का ग्रुप है, तो स्टूडेंट के ग्रुप में हमारे पास जो है वो मतलब मंद बुद्धि वाला भी बच्चा हो, औसत दर्जे वाला भी बच्चा हो और प्रतिभाशाली वाला बच्चा भी ग्रुप में शामिल हो। तो ये तीनों बच्चे शामिल हो, इन तीनों बच्चों को शामिल करना ही क्या है, एक आपकी कंट्रोल्ड सिचुएशन हो जाएगी। ठीक। या नियंत्रित परिस्थिति को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे जैसे सपोज करिए आपको स्टडी करनी है ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड मोड की जो है बच्चों की अचीवमेंट पर। तो नियंत्रित परिस्थिति का मतलब क्या होगा, जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो जब आप ऑनलाइन मोड की स्टडी कर रहे हैं तो आप जिस बच्चे को ऑनलाइन मोड से पढ़ाएं वो बच्चा सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही पढ़ना चाहिए, फिर वो बच्चा ऑफलाइन मोड से स्टडी ना करता हो। अगर बच्चे को आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चा फिर ऑफलाइन मोड से ही स्टडी करे, ऑनलाइन मोड से स्टडी ना करे। या जब आप ब्लेंडेड मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चा ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों से इक्वल माध्यम मतलब इक्वल अमाउंट में क्या करे, स्टडी करे। नियंत्रित परिस्थिति का मतलब ये हुआ। हेलो, क्लियर हुआ? हेलो। हाँ कि मतलब जो हम चाहते हैं। हाँ हाँ बोलिए।
हाँ हाँ, बोलिए, आवाज आ रही है। मैं कह रही हूँ जो रिसर्चर चाहता है, हम्म, अगर वो चीज उसको सैंपल में मिल जा रही है, तो हम्म। वो एक तरह से कंट्रोल सिचुएशन हुई जी ना। जी जी, मतलब जो रिसर्च की डिमांड है हम उसको फुलफिल कर पाएँ, उसको कोई इंटरवीनिंग वेरिएबल अफेक्ट ना कर पाए। जैसे हम जैसे सपोज करिए हमें किसी जैसे कोरोना की मेडिसिन है, हमें कोरोना की मेडिसिन का हमें टेस्ट करना है, तो हम जिस एक ग्रुप को कोरोना की मेडिसिन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो हमारा कंट्रोल्ड ग्रुप है, उस ग्रुप पर जो है और किसी मेडिसिन का ट्रीटमेंट ना चल रहा हो, ठीक। हमें टाइम का, हमें जगह का, हमें मेडिसिन का, हर तरीके को अगर हम जो है कंट्रोल कर पा रहे हैं तो वो हमारी जो है वो क्या है, वो एक कंट्रोल्ड सिचुएशन है, ठीक। और जब हम कंट्रोल्ड सिचुएशन ठीक। और जब कंट्रोल्ड सिचुएशन के द्वारा हम जो जैसे जब रिसर्च में, रिसर्च के लिए सबसे पहले हम पॉपुलेशन का सिलेक्शन करते हैं, फिर पॉपुलेशन का सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, सैंपल का चयन करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पॉपुलेशन जो है अपने आप में बहुत ही वाइड एरिया है, हम पॉपुलेशन केवल हम अपनी स्टडी को पूरी पॉपुलेशन पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे हम स्टडी कर रहे हैं माध्यमिक स्तर के छात्रों पर, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का क्या प्रभाव पड़ता है, तो माध्यमिक स्तर के छात्र तो भाई पूरे भारतवर्ष में है, तो पूरे भारतवर्ष के छात्रों से तो हम डाटा कलेक्ट कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एक सैंपल का कलेक्शन करते हैं। उसी सैंपल पर हम कंट्रोल्ड सिचुएशन में स्टडी करते हैं, और उस सैंपल से जो हमारे पास डाटा आता है वो डाटा ऐसा होना चाहिए कि हम उस डाटा का जनरलाइजेशन कर सकें। जैसे हमने 100 बच्चों से हमने रिजल्ट ये निकाला कि ऑनलाइन माध्यम से स्टडी करने पर अचीवमेंट में बढ़ोतरी होती है, तो हमारी स्टडी ऐसी होनी चाहिए, हमारी स्टडी साइंटिफिक ऐसी होनी चाहिए, हमारे पास ऐसे प्रूफ होने चाहिए कि हम उसको एक पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर सकें कि ऑनलाइन मोड से स्टडी करने पर अचीवमेंट में बढ़ोतरी होती है, ठीक। तो अगर हम कंट्रोल्ड सिचुएशन में जो है स्टडी कर पा रहे हैं, अपने रिसर्च का जनरलाइजेशन कर पा रहे हैं, तब जो है हमारा रिसर्च जो है साइंटिफिक है, हमने साइंटिफिक मेथड को यूज किया है, ठीक। तब हमारा रिसर्च क्या कहा जाएगा, साइंटिफिक कहा जाएगा, ठीक। तो मतलब अभी तक के जो मतलब डिस्कशन था उसका मतलब यही था कि हम हमारा जो रिसर्च है वो साइंटिफिक होना चाहिए, उसमें साइंटिफिक मेथड को फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जैसे साइंटिफिक मेथड की एक और विशेषता होती है कि हमें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, मतलब हमें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का मतलब यही हुआ कि जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसमें हमारा कोई भी पहले से प्रेजुडिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे हम पहले, जैसे सब कुछ करिए, हम स्टडी कर रहे हैं रूरल और अर्बन एरिया में, तो हमने पहले ही मान लिया कि रूरल एरिया के जो बच्चे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और जो अर्बन एरिया के बच्चे होते हैं बुद्धिमान होते हैं। तो ये हमारा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ कि हम पहले से ही प्रेजुडिस जो है अपने मन में मतलब बना के बैठे हुए हैं, ठीक। तो हमें, अगर हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में कोई भी पहले से प्रेजुडिस इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि साइंटिफिक विधि की एक विशेषता यह भी होती है कि इसके द्वारा परिणाम का विस्तृत सामान्यीकरण किया जाता है। ये बात वही है कि हम जो भी मतलब रिजल्ट को प्राप्त कर रहे हैं अपने रिसर्च के द्वारा, उसका हम क्या कर पाएँ, उसका हम जनरलाइजेशन कर पाएँ, ठीक। फिर जो है साइंटिफिक विधि के क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक। स्टेप्स का मतलब ये हुआ कि जो साइंटिफिक मेथड है उसमें एक मतलब प्रॉपर सेटअप होता है। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जैसे जब भी हमें साइंटिफिक रिसर्च करने से सबसे पहले हमें क्या करना होता है, समस्या का आइडेंटिफिकेशन करना होता है। कई बार क्या होता है, रिसर्चर जो है पूरी रिसर्च कर चुका होता है, उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो मतलब वो क्या फाइंड आउट करना चाह रहा था यही उसको नहीं पता होता है, ठीक। तो सबसे पहले रिसर्च का जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आपको क्या होनी चाहिए, आपको अपनी समस्या की पहचान होनी चाहिए, ठीक। और समस्या की पहचान होने के बाद, जब आपको समस्या की पहचान हो जाएगी तब आप समस्या को आपको अपने शब्दों में समस्या को परिभाषित करना भी आना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि हम यही स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड मोड की स्टूडेंट के अचीवमेंट पर, ये हमारी प्रॉब्लम है।
तो हम इस प्रॉब्लम को जो है अपने अपने ढंग, जैसे जो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम नहीं बनाते, वो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बनाना आना चाहिए। ठीक। फिर दूसरा पॉइंट है हाइपोथेसिस, मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस ये होता है कि टेंटेटिव प्रॉब्लम ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब उस समस्या का स्वाभाविक समाधान क्या होगा। जैसे जब हम साइंस की फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें टेंटेटिव सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पर हमें किसी हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर साइंटिफिक लॉज होते हैं, उन्हीं साइंटिफिक लॉज पर अगर कोई चीज़ खरी उतर रही है तो वो चीज़ सही है, नहीं उतर रही है तो वो चीज़ गलत है। ठीक। लेकिन जब हम आर्ट की फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे तो हम किसी समस्या के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक। जैसे हम पहले से ही हाइपोथेसिस यहाँ पर तैयार कर लेते हैं कि जो है कि ऑनलाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से पढ़ाने पर छात्रों के अचीवमेंट में कोई भी अंतर नहीं है। ये हमने एक हाइपोथेसिस बना ली। फिर इसी हाइपोथेसिस के आधार पर हमने रिसर्च डिजाइन का फॉर्मेशन किया। फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते गए, डाटा सिलेक्शन करते गए, हमने रिजल्ट निकाला। अगर हमारी हाइपोथेसिस अप्रूव हुई तो ठीक है, ये अगर हमारी हाइपोथेसिस अप्रूव हुई तो रिसर्च जो है हमारी सही डायरेक्शन में जा रही है, उससे हमारा जो कंक्लूजन निकला वो सही है। अगर नहीं निकला तब भी कोई बात नहीं है, जो हमारा अगर मतलब अगर हमारा जो कंक्लूजन आया वो अपोजिट आया तो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हो जाएगी वो सही हो जाएगी। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है सबसे पहले साइंटिफिक रिसर्च में समस्या बनाते हैं, समस्या का बनाने के बाद क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक। फिर अगला स्टेप है हम अराइविंग एट इम्प्लीकेशन ऑफ हाइपोथेसिस थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग। कहने का मतलब क्या है कि हम जो है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के बाद जो है एक कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव के साथ साथ हम इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। जैसे डिडक्टिव का मतलब क्या हुआ? डिडक्टिव का मतलब होता है हम रूल टू एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक। जैसे हमने क्या किया कि एक हमने हाइपोथेसिस बनाई कि चाय पीने से नींद कम आती है। ठीक। तो ये हमारा एक तरीके से रूल हो गया। फिर हमने क्या किया कि हमने एक सैंपल ले लिया 50 लोगों का, उस पर हमने क्या किया, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, हमने कंक्लूजन निकाला। अगर हमारा सही चीज़ अगर हमारा अगर ये हाइपोथेसिस डाटा सिलेक्शन के द्वारा जो हमारा रिजल्ट आया, अगर ये चीज़ सही पाई गई तो ये हमारी क्या हुई, डिडक्टिव रीजनिंग हुई। यहाँ पर हमने पहले से ही मान लिया था कि चाय पीने से क्या होती है, नींद कम आती है। लेकिन जब हम यहीं पर अगर हम चाहें तो हम इंडक्टिव रीजनिंग भी यूज कर सकते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग कैसे? जैसे हमें पहले से ये रूल पता हुआ है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। इसको हमने क्या किया, प्रयोगशाला लेबोरेटरी में जा करके बच्चों को दिखा दिया। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी इंडक्टिव रीजनिंग हो गई। ठीक। तो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के बाद हम एक जनरल कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो चाहे हम इंडक्टिव रीजनिंग के माध्यम से पहुंचने की कोशिश करें, चाहे हम डिडक्टिव रीजनिंग के माध्यम से पहुंचने की कोशिश करें। ठीक। हमारा अगला स्टेप होता है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंसेस। अब हम जिस कंक्लूजन पर पहुंचे, जैसे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि चाय पीने से नींद कम आती है, तो हमें इसके लिए देखिए रिसर्च में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि चाहे वो आर्ट की फील्ड का रिसर्च हो चाहे साइंस की फील्ड का रिसर्च हो, आपको एविडेंस देने होंगे रिसर्च में। आप चाहे आप डिसर्टेशन में हो आपके, चाहे वो आपके रिसर्च में हो, आपने एक एक लाइन जो भी लिखी हुई है, आपने जैसे एक शब्द भी लिखा हुआ है, जैसे सपोज करिए आपने कहीं पर विद्यार्थी शब्द लिखा हुआ है, आपने कहीं पर शिक्षार्थी शब्द लिखा हुआ है, तो आपके पास दोनों वर्ड्स के फेवर में अपने मतलब एविडेंस होने चाहिए कि आपने क्यों विद्यार्थी लिखा, आपने क्यों शिक्षार्थी लिखा। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं उसका आपके पास जो है, उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ किस फॉर्म में होगा? आप जो डाटा कलेक्शन करेंगे, आप उससे जो कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक। और सबसे लास्ट स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस में क्या होगा कि आप जो है इसमें जैसे आपका जो भी डाटा कलेक्शन निकल के आया उससे आपकी हाइपोथेसिस क्या होगी, वेरीफाई होगी। जैसे सपोज करिए कि 50 में से 45 लोगों ने इस बात पर एग्री किया कि चाय पीने से नींद कम आती है, तो आपकी हाइपोथेसिस जो है वेरीफाई हो रही है कि चाय पीने से क्या होती है, नींद कम आती है। ठीक।
और अब इस मतलब आपकी हाइपोथेसिस जब वेरीफाई हो गई तो आप इसके बाद क्या कर पाएंगे, अपनी हाइपोथेसिस का जनरलाइजेशन कर पाएंगे कि हाँ ये हाइपोथेसिस जो है हमारी करेक्ट है कि चाय पीने मतलब टी पीने के बाद क्या होती है, नींद कम आती है। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो चाहे साइंस की फील्ड का हो चाहे आर्ट की फील्ड का हो, उसका जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, साइंटिफिक होता है। साइंटिफिक रिसर्च के क्या होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं जो जनरल स्टेप होते हैं। उनमें पहला स्टेप क्या है कि हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करना है। हमें सबसे पहले समस्या की पहचान करनी है। अब समस्या की पहचान करने के लिए पहचान जो है हवा में नहीं हो जाती। समस्या की पहचान करने के लिए हमें मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करते हैं। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट का एरिया जानते हैं। उस इंटरेस्ट के एरिया से हम क्या करते हैं, अपने मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, हमें एक्चुअल में क्या करना है, क्या रिसर्च करना है। फिर हम एक जनरल हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हमारी रिसर्च जो है इस डायरेक्शन में जाएगी। फिर हम इंडक्टिव या डिडक्टिव रीजनिंग द्वारा हम एक जनरल कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमारा ये रिजल्ट हो सकता है। फिर हम उसके फेवर में डाटा का कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। फिर हम उसी डाटा कलेक्शन के द्वारा अपनी हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमारी रिसर्च कैसी है, वो साइंटिफिक है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? हेलो, ये तो समझ में आ गया स्टेप्स इसके। चलिए हाँ ठीक। सर, आप ये पेपर 2 वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं ना, हाँ, पेपर 2 का पार्ट है। क्योंकि साइंटिफिक मेथड इसी में तो है। जी, अब देखिए हमारा जो ठीक। अगला पॉइंट है वो है एजम्पशंस ऑफ साइंस। अब देखिए चाहे वो हमारे मतलब बिहेवियरल साइंस हो, चाहे हमारे जो मतलब एक्चुअल साइंस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सब में जो है कुछ ना कुछ एजम्पशंस होते हैं। मतलब कोई चीज़ जो है ऐसा नहीं था कि न्यूटन ने जो है वो मतलब अपना ग्रेविटेशन का लॉ दे दिया, तो वो उसमें भी कहीं ना कहीं सबसे पहले एजम्पशन शामिल था, उसको साइंटिफिक तरीके से बाद में प्रूव किया गया। ठीक, चाहे वो नेचुरल साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मतलब उसी के समान ही जो हमारी साइकोलॉजी है वो भी एक विज्ञान है। ठीक है, उसमें भी हम क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। हम मनोविज्ञान में क्या करते हैं, मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और हम जब हम बिहेवियरल साइंस की बात करते हैं, बिहेवियर अपने आप में क्या है, एक बहुत ही मतलब मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही डायनामिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बिहेवियर की स्टडी करना जो है अपने आप में क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। ठीक, जैसे हम मतलब मनोविज्ञान की बात करते हैं, जनरली आज अगर हम देखें तो 90% जो पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी मतलब मनोविकार से क्या है, ग्रसित है। मैं अभी जल्दी ही जो है मतलब किसी काम से गया था उधर स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में, मतलब मनोचिकित्सक विभाग में। तो वहाँ पर मैंने मतलब ये देखा कि वहाँ पर हर एक एज ग्रुप के जो है आपको पेशेंट मिलेंगे, जैसे एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग तक। मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है कि मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे उसी वार्ड में देखने को मिली कि एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग तक जो है एक साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में मतलब इलाज के लिए बैठे हुए हैं। तो मतलब एक तरीके से मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मतलब बिहेवियर की स्टडी करना अपने आप में कितना डिफिकल्ट टास्क है। जैसे हम छोटे जो बच्चे जैसे जो मेंटल इलनेस है या जैसे ऑटिज्म और इन सब से रिलेटेड तो नहीं था, इसलिए तो नहीं आया था बच्चे। नहीं नहीं, रिलेटेड तो रहता है लेकिन जनरली मतलब जो जनरल प्रॉब्लम जैसे ऑटिज्म वगैरह हो गया तो वो सब तो थोड़ा सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती हैं। जो जनरल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये होती हैं, जैसे वो आजकल जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मतलब लोनलीनेस की आ रही हैं। जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को टाइम मतलब पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या जो बच्चे जब बड़े हो जा रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स लोनलीनेस की वजह से हैं। तो मतलब जो बिहेवियर की स्टडी है वो अपने आप में जैसे भले ही मनोविज्ञान अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है, लेकिन बिहेवियर की स्टडी जो है एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। अगर हम केवल रिसर्च के माध्यम से बिहेवियर की स्टडी करके सॉल्यूशन निकाल पा रहे होते तो साइकेट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज जो है मतलब वही हमने कहा ना कि जब साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में गए तो मतलब एक छोटे बच्चे से लेकर के एक
मतलब आप जिसे मैच्योर्ड पर्सन मानते हैं, एक मैच्योर पर्सन भी जो है मतलब इस बीमारी किसी न किसी तरीके से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या है ग्रस्त है। तो कहने का मतलब ये है कि बिहेवियर की स्टडी जो है वो अपने आप में क्या है बहुत ही कठिन है। ठीक, तो जब हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं तो साइंटिफिक रिसर्च में हम जो है हर चीज़ को रूल एंड रेगुलेशन के माध्यम से लेकर के नहीं चल सकते। साइंटिफिक रिसर्च में भी हमें क्या करने पड़ते हैं, कुछ एजम्पशन करने पड़ते हैं, कुछ मान करके चलना पड़ता है, तभी हम जो है अपनी थीसिस को, अपने रिसर्च को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो साइंस में जैसे पहला एजम्पशन है कि नेचर इज लॉफुल। कहने का मतलब यह है कि जो प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, विधि सम्मत होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे नेचर में जो भी चीज़ें घटित होती हैं उनके पीछे क्या होते हैं, कोई ना कोई लॉज होते हैं। ठीक, प्रकृति के कुछ नियम है जो जीवित प्राणियों के व्यवहार को क्या करते हैं, नियमित करते हैं। ठीक, किसी भी व्यवहार की व्याख्या हम जो है मतलब काज एंड इफेक्ट के रूप में करते हैं। ठीक, जैसे मतलब किसी बच्चे को ये मतलब अगर आप वैसे समझाइए कि आग के पास मत जाओ आप जल जाओगे, लेकिन जैसे ही वो आग के पास जाता है और एक बार जल जाता है तो वो क्या होता है, उस चीज़ को वो सीख जाता है कि आग के पास जाने से हम क्या होंगे, जल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि नेचर मतलब जो नेचर में कोई भी घटना घटित हो रही है उसके पीछे भी कोई ना कोई मतलब लॉ क्या होता है, कार्य करता है। जैसे सेब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसके पीछे लॉ है ग्रेविटेशन फोर्स का लॉ। हमारा जो चाहे वो मतलब कोई भी बिहेवियर हो उसके पीछे कोई ना कोई लॉज क्या होते हैं, कोई रूल एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो हमें रिसर्च के माध्यम से क्या करना होता है, इन्हीं लॉज की डिस्कवरी करनी होती है। ठीक है, उनके लिए मतलब लॉज की डिस्कवरी करनी होती है, साथ ही उनके उनके फेवर में हमें क्या करने होते हैं, सबूत ढूंढने होते हैं। जैसे एक मतलब न्यूटन का था कि न्यूटन ने जो है अपनी मोटी मोटी 2 से 3 किताबें लिखी हुई थी। ठीक, फिजिक्स के फील्ड में, तो उन्होंने केवल एजम्पशन ही एजम्पशन किए थे, उनके पास कोई साइंटिफिक उसके प्रूफ नहीं थे। तो और आज जो है क्या किया जा रहा है, उन्होंने जो लिखा था उसी को धीरे धीरे प्रूफ करके फिजिक्स का मतलब फिजिक्स का जो दायरा है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अपने मतलब ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने पास एक डॉगी रखा हुआ था और जब वो मतलब बुक को राइट कर रहे थे तो उनकी मतलब केवल एक बुक सेफ बची थी, बाकी बुक पर उस डॉगी ने इंक को मतलब इंक गिरा दिया था। तो उनकी जो बाकी दोनों बुक्स थी वो ख़राब हो गई और उनकी जो केवल एक बुक बची थी, अभी भी उसके उन्होंने जो भी एजम्पशन साइंस की फील्ड में किए थे वो अभी भी सारे एजम्पशन प्रूफ नहीं हो पाए हैं। फिजिक्स का दायरा जो है वो अपने आप में क्या है, मतलब उन्हीं की चीज़ों को प्रूफ करते करते आज फिजिक्स का दायरा जो है इतना बढ़ चुका है, फिजिक्स आ चुकी है, अप्लाइड फिजिक्स आ चुकी है। ठीक, जनरली जो मतलब बीएससी वाले बच्चे होते हैं वो फाइनल ईयर में फिजिक्स क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। वो इसलिए ड्रॉप करते हैं क्योंकि फिजिक्स जो है मतलब अपने आप में मतलब अभी उसमें भी कई ऐसे कॉन्क्रीट एस्पेक्ट हैं जिनको अभी प्रूफ किया जाना क्या है, बाकी है। ठीक, जो हमारा साइंस का दूसरा एजम्पशन है वो है द नेचर ऑफ बिहेवियर इज डिटर्मिनिस्टिक। मतलब व्यवहार का स्वरूप जो होता है वो नियतिवादी होता है। तो जो व्यवहार का स्वरूप होता है वो क्या होता है, नियतिवादी होता है। नियतिवादी कहने का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो उसकी स्वतंत्र इच्छा या पसंदगी से प्रभावित नहीं होकर कुछ पूर्वानुमानों या स्वाभाविक कारकों से निर्धारित होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे व्यवहार का नियम जो होता है व्यक्ति को कुछ खास तरह का गुण दिखलाने या मतलब किसी खास परिस्थिति में किसी खास ढंग से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं बता दूं कि आपका कल जो है वो क्या है, एग्जामिनेशन है, तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका कल एग्जामिनेशन है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो है व्यवहार करने का जो तरीका हो जाएगा वो बदल जाएगा। ठीक, या आपको पता है कि आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने घर में जो है अच्छे से मतलब साज सजावट करेंगे, आगे साफ सफाई करेंगे। तो व्यवहार का स्वरूप जो होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक होता है। वो जो है वो समय और परिस्थितियों के अनुरूप क्या होता है, बदलता रहता है। इसलिए बिहेवियर की स्टडी क्या हो जाती है, अपने आप में अलग हो जाती है। एक शब्द हमने पढ़ा हुआ है इंडिविजुअल डिफरेंसेज। इंडिविजुअल डिफरेंसेज में क्या होता है
इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि हर बच्चा क्या होता है, अपने आप में अलग अलग होता है। तो अगर हम एक सपोज करिए, अगर हम एक ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं और उससे हम ये निष्कर्ष मतलब उससे हम कोई कंक्लूजन निकाल के ला रहे हैं, तो हम 100% कैसे कह सकते हैं कि ये कंक्लूजन जो है वो हमारा करेक्ट है? क्यों? क्योंकि हर बच्चा क्या होता है, इंडिविजुअली डिफरेंट होता है। मतलब समान परिस्थिति में कोई भी दो व्यक्ति समान ढंग से व्यवहार नहीं कर पाता। हर बच्चे का क्या होता है, अपना ओपिनियन क्या होता है, अलग होता है। मतलब एक वर्ड आपने सुना होगा कि हर व्यक्ति जो है अपने आप में क्या होता है, एक फिलोसफर होता है। मतलब आप किसी की भी थ्योरी को गलत नहीं बता सकते। आप किसी मतलब हर व्यक्ति का क्या है, अपना ओपिनियन है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, गलत नहीं बोल सकते हैं। तो जो बिहेवियर है उसका जो नेचर होता है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है, इसलिए जो है बिहेवियर की स्टडी जो होती है वो क्या होती है, अपने आप में डिफ़िकल्ट होती है। ठीक, ये हमारा साइंस का क्या था, ये हमारा साइंस का दूसरा एजम्पशन था। ठीक, अभी इसमें मैसेज आया था कि 10 मिनट में मीटिंग क्लोज हो जाएगी। तो मतलब ये जूम पर कितनी मिनट तक चलता है? हेलो हेलो। हाँ 50 मिनट की होती है शायद। अच्छा, 50 मिनट की होती है। तो देखिए, हमारा ये साइंस का दूसरा एजम्पशन था कि जो व्यवहार का स्वरूप होता है वो कैसा होता है, नियतिवादी होता है। ठीक, और तीसरा जो एजम्पशन है वो नेचर इज अंडरस्टैंडेबल। ठीक, ये जो है विज्ञान की तीसरी पूर्व कल्पना होती है कि प्रकृति के नियम जो होते हैं बोधगम्य होते हैं। कहने का मतलब ये है कि नेचर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे जो हम इम्पॉसिबल वर्ड यूज करते हैं, वो कहने का मतलब यही है कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं, जब हम कोई चीज़ फाइंडिंग कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जो है वो मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। हर नेचर की हर एक चीज़ को समझा जा सकता है, परखा जा सकता है। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए हमारे पास प्रूफ होते हैं, जो भी चीज़ है नेचर में। जैसे हमने क्या किया, हमने गॉड पार्टिकल की क्या कर ली, डिस्कवरी कर ली। तो मतलब जैसे हमने पहले हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मानते थे, लेकिन उसके बाद भी हमने एक पार्टिकल की क्या कर ली, डिस्कवरी की। तो कहने का मतलब ये है कि नेचर में जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, एक तरीके से बोधगम है। हम उसमें ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ जो है हमारे मतलब हम बिहेव ये हम अब मतलब अगर हम एज ए रिसर्चर हैं और हम रिसर्चर होते हुए हम ये हम मतलब नहीं बोल सकते कि इस चीज़ की रिसर्च जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। जैसे अभी जो है जनरली इधर आर्ट की फील्ड में कहा जाता है कि जो रिसर्च मतलब जो एजुकेशन की फील्ड में जो रिसर्च होती है उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब हमने कई लोगों से सुना, लेकिन अगर हम एज ए रिसर्चर होते हुए ये बात कर रहे हैं तो ये बात जो है गलत है। ठीक है, कि मतलब एजुकेशन की फील्ड में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है पॉसिबल ही नहीं है। अब बस यही है कि उसमें थोड़ी मेहनत है, हमें कंट्रोल्ड ग्रुप बनाना पड़ेगा, हमें प्री टेस्ट करना पड़ेगा, पोस्ट टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहें तो कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। नेचर जो है पूरी तरीके से समझने योग्य है। हम बिहेवियर की भी स्टडी कर सकते हैं, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्क्लूजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है वैज्ञानिक शोध का अर्थ एवं विशेषताएं। ठीक, तो वैज्ञानिक शोध जैसे कि अभी हमने मतलब पढ़ा है कि वैज्ञानिक शोध का मतलब यही है कि हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, हम अपना जो रिसर्च कर रहे हैं वो चाहे बिहेवियरल साइंस में हो चाहे वो अप्लाइड साइंस में हो, अगर हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, साइंटिफिक शोध हो जाएगा। इसमें कर्लिंगर की परिभाषा है कि स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध, नियंत्रित, आणविक एवं आलोचनात्मक अनुसंधान जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों के सिद्धांतों एवं प्राकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है को वैज्ञानिक शोध कहा जाता है। तो ये जो मतलब कर्लिंगर की डिफिनीशन है ये पूछी जाती है। मतलब इसको आप केवल इस तरीके से याद रखिए कि कर्लिंगर ने ये बताया कि स्वाभाविक घटनाओं की अगर हम साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है, वो एक मतलब वो एक जो है वो साइंटिफिक रिसर्च है। ठीक, तो दूसरी परिभाषा जो है बेस्ट एंड कान की है। बेस्ट एंड एवं कान ने परिभाषित किया है कि वैज्ञानिक शोध किसी नियंत्रित प्रेक्षण का क्रमबद्ध वस्तुनिष्ठ अभिलेख एवं विश्लेषण है, जिसके आधार पर सामान्यीकरण, नियम या सिद्धांत विकसित किया जाता है तथा जिससे बहुत सारी घटनाओं को किसी खास क्रिया या परिणाम का कारण हो सकती हैं को नियंत्रित कर उनके बारे में पूर्व कथन किया जा सकता है। तो बेस्ट एवं कान का मतलब कहने का मतलब बस यही है कि जो हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं वो हम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में करें। हमारे पास उसका क्या जो मतलब जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसके पास उसकी हमारे पास कोई मतलब रिकॉर्डिंग हो, हम बाद में दिखा सकें कि हमने जो है इस माध्यम से इस मीडियम से क्या किया है, रिसर्च को किया हुआ है और हम अपने रिसर्च का क्या कर पा रहे हैं, जनरलाइजेशन कर पा रहे हैं। ठीक, ये दोनों परिभाषाएं जो है मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं याद रखना है, केवल इस तरीके से याद रखना है कि कर्लिंगर ने जो है स्वाभाविक घटनाओं
की साइंटिफिक स्टडी को जो है साइंटिफिक रिसर्च कहा है। और बेस्ट एंड बेगम खान की जो डेफिनेशन है, उन्होंने कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में स्टडी करने तथा उसके मतलब जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसको इसकी रिकॉर्डिंग रखने उसके एनालिसिस करने को साइंटिफिक रिसर्च का नाम दिया। ठीक, तो मतलब इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर ये स्पष्ट हो जाता है कि हम जो मतलब जो साइंटिफिक रिसर्च है इसमें एक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है और इस तरीके के प्रेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कोई नया सिद्धांत या थ्योरी को क्या किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। ठीक, तो इसकी जो है मतलब फिर वही साइंटिफिक रिसर्च की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि एक वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध प्रयास है। इसमें हम जो भी रिसर्च करते हैं वो ऑब्जर्वेबल होते हैं। जो भी मतलब हम रिसर्च कर रहे होते हैं उसका हम एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। हम जो भी मतलब रिजल्ट निकालते हैं उसका हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक, फिर जो हमारी शोध की कार्यविधि होती है सिस्टमेटिक होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, लॉजिकल होती है। शोध में जो है पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। शोध में जो है मतलब शोध में पेशेंस रखना जरूरी। पेशेंस का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम जो कंट्रोल्ड सिचुएशन चाह रहे हैं वो हमें कंट्रोल्ड सिचुएशन मिल नहीं पाती है। जैसे अगर हम ऑनलाइन ऑफलाइन मोड की स्टडी करना चाह रहे हैं, हम बच्चे को कह रहे हैं कि आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में पढ़िए, ऑफलाइन मोड में मत पढ़िए, लेकिन तब भी बच्चा अगर ऑफलाइन मोड में पढ़ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक, फिर शोध में एक्सपर्टाइज की भी ज़रूरत होती है। एक्सपर्टाइज का मतलब क्या होता है? एक्सपर्टाइज का मतलब ये होता है कि जैसे जब हम शोध कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम जो है सही रास्ते का चयन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ, आवाज़ कट रही है क्या? आप बड़ी चीजें करने लगी थी, आ ही नहीं रही। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि शोध में जो है क्या होता है वो हमें एक्सपर्टाइज का मतलब क्या होता है, किसी के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमेशा रिसर्च को जो होता है वो किसी के अंडर में रिसर्च करवाया जाता है। ठीक, किसी सुपरवाइजर के अंडर में। ठीक, फिर अगली विशेषता है कि शोध में जो होता है वो प्रतिकृति या रेप्लिकेशन का गुण होता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई रिसर्च एक बार कंडक्ट हो चुकी है, लेकिन हम जो है क्या कर सकते हैं, हम उसी रिसर्च को फिर से दूसरे मेथड से दोहरा करके अगर हम सेम कंक्लूजन प्राप्त कर रहे हैं तो मतलब हम उस जो पहले रिसर्च हुई है उसकी वैलिडिटी की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक, फिर जो है शोध में शोधकर्ता को अपने परिणाम को जो है इस प्रकार से प्रस्तुत करना होता है कि उसमें किसी भी प्रकार के संदेह की या किसी प्रकार के संदेह की जो है संभावना ना रहे। मतलब ये रहे कि उसका रिसर्च जो है एक तरीके से साइंटिफिक है। फिर वह लिखा हुआ है शोध में जो है साहस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि सौरमंडल का आधार पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, तो इसका क्या हुआ था, बहुत विरोध हुआ था। कई धार्मिक नेताओं ने उनके बात का खंडन किया था, लेकिन जब बाद में यही चीज़ प्रूफ हो गई तो जो है मतलब उनकी बात को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन वो अपने निष्कर्ष पर क्या हुए, साहसपूर्वक डटे रहे। जैसे आपने जो है निष्कर्ष निकाला कि ऑनलाइन ऑफलाइन और ब्लेंडेड मोड में जो है ऑफलाइन मोड सबसे ज़्यादा सही है। तो अब भाई कोई आप